कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा के रखा है। वहीं देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर कब थमेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 7 मई को अपने पीक पर हो सकती है। उन्होंने कहा कि देश के हेल्थ सेक्टर को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, इस सप्ताह कोरोना अपने पीक पर आ सकता है। इसके बाद कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि 7 मई को कोरोना अपने पीक पर होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हर राज्य में स्थिति थोड़ी बदली हुई दिखाई दे रही है। हर राज्य में कोरोना के पीक पर पहुंचने का समय भी थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन पूरे देश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसे देखें तो कोरोना की लहर या तो पीक पर है या इससे बेहद करीब है। आखिर कब मिलेगी देश को महामारी से राहत? भारत में इस हफ्ते पीक पर होगा कोरोना। दूसरी लहर साबित हुई और भी ज्यादा घातक। एक्सपर्ट प्रोफेसर एम विद्यासागर ने दी जानकारी। मई के बाद मिल सकती है कोरोना से निजात। प्रोफेसर विद्यासागर ने कोरोना के पीक और घटने के बारे में जो जानकारी दी है, अगर वो सही है तो यह देश के लिए बड़ी राहत की बात साबित हो सकती है। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक साबित हुई है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अस्पतालों में ना तो बेड है और न ही मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, कोरोना की स्थिति को समझने के लिए औसतन 7 दिन के समय में कोरोना की स्थिति को देखने की जरूरत है। हर दिन कोरोना के आंकड़े घटते बढ़ते हैं। नतीजन हमें सिर्फ रॉ नंबर्स नहीं देखने चाहिए, बल्कि प्रतिदिन के मामलों के औसतन पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कोरोना के आंकड़ों पर जितना काम किया है, उसे देखते हुए कह सकता हूं कि सप्ताह के अंत में इसमें गिरावट आने लगेगी। मई के बाद कोई राज्य पीक पर नहीं होगा। प्रोफेसर विद्यासागर ने बताया कि कोरोना का पीक हर राज्य में अलग होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। ऐसे में कोरोना का पीक भी सबसे पहले वहीं आएगा और मरीजों की संख्या भी यहीं सबसे पहले कम होना शुरू होगी। महाराष्ट्र के साथ लगे राज्यों की स्थिति भी ऐसी ही होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के कारण यहाँ पर कोरोना के आंकड़े ज्यादा होंगे। जो राज्य महाराष्ट्र से दूर होंगे वो बहुत धीरे धीरे पीक पर आएंगे और उनका डिक्लाइन भी स्लो होगा। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा कि मई के बाद किसी राज्य के पीक पर होने की संभावना नहीं है, जो अपने आप में बेहद राहत भरी खबर है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जहां देश कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा के रखा है, वहीं विशेषज्ञों ने अभी से तीसरी लहर की आशंका भी जता दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना की पहली लहर बुजुर्गों के लिए खतरनाक बनी थी, जबकि दूसरी लहर युवा आबादी के लिए खतरनाक साबित हुई थी। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों का कहना है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू कर देना चाहिए। अगर सरकार ने इस संबंध में जल्दी कोई कदम नहीं उठाए तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे समय में जब कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आशंका जताई गई है, ऐसे समय में टीका न लगवाने वाले बच्चों में खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को इस समय कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। क्या है वैज्ञानिक और सलाहकारों के दावे? देश को नई लहर के लिए रहना होगा तैयार। पहली लहर से आबादी में कम प्रतिरक्षा के चलते दूसरी लहर अधिक तीव्र। जब वैक्सीनेशन बढ़ेगी तो वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए तरीके ढूंढेगा। वैक्सीन और दूसरे पहलुओं पर रणनीति बदलनी होगी।
दूसरी लहर इसलिए बढ़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर शुरू हुआ। कई कारक दूसरी लहर में बदलाव करके उसे पहली की तुलना में बहुत बड़ी बना सकते हैं। मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने, स्वच्छता बनाए रखने और घर पर रहने की जरूरत। बीमारी जानवरों से नहीं फैल रही है, यह मानव से मानव संचरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार के मैथमेटिक मॉडलिंग एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर 7 मई को अपने पीक पर हो सकती है। हर राज्य में कोरोना के पीक पर पहुंचने का समय भी थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन पूरे समय में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखें तो कोरोना की लहर या तो पीक पर है या इसके बेहद करीब है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से कोरोना हावी होता जा रहा है और ऐसे में न्यू स्ट्रेन का आना वाकई डरावना है, तो ऐसे में किस तरह की जिम्मेदारियां हैं प्रशासन और शासन अपनी निभाएगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हम सामने देख रहे हैं तो उससे लगता नहीं है कि हम आगे के लिए तैयार हैं, क्योंकि आए दिन अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी हम नित्य दिन देखते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम क्या वो चीज़ें, वो व्यवस्थाएं कर पाए हैं जिससे कि हम न्यू स्ट्रेन के लिए, तीसरे स्ट्रेन के लिए तैयार रहें। और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन भी कराए जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ अनिल मीणा बुलंदशहर से और अरुण अवस्थी उन्नाव से जुड़े हुए हैं। जी अरुण, उन्नाव के क्या हालात हैं? हालात की बात करें तो हालात तरीके से मौतें बढ़ रही हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। ये हालात अभी जो दूसरी लहर चल रही है इसमें बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। हालांकि आगे तीसरी लहर आनी है और इस तरीके से प्रशासन की तैयारियां समुचित नहीं दिख रही हैं जो तीसरी लहर को रोक सके। अगर बात करें टीकाकरण की, तो टीकाकरण में पब्लिक की भी जागरूकता कम है। पब्लिक टीकाकरण के लिए उतनी जागरूक नहीं दिख रही है जितनी जागरूक होनी चाहिए। चूंकि टीकाकरण पे जोर है और टीकाकरण से ही इस वायरस को। जी अरुण, जिस तरह से आपने बताया कि पब्लिक जागरूक नहीं है, तो अगर पब्लिक जागरूक नहीं है तो आने वाले इस नए स्ट्रेन और तीसरी लहर से हम कैसे सचेत रहेंगे और कैसे तैयारी पूरी करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बुलंदशहर से हमारे साथ अनिल मीणा है। अनिल मीणा, बुलंदशहर के क्या हालात हैं इस समय? जी बिल्कुल, अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि प्रशासन की तैयारियां दिखाई नहीं देती। अब तो जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से साफ कर दिया है कि जो कोरोना के जो हॉस्पिटल बनाए गए उनमें कोई भी बेड खाली नहीं है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें तो जनपद बुलंदशहर लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात करें 445 केस नए मामले सामने आए। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो पहली लहर थी वो बुजुर्गों के लिए घातक थी और दूसरी लहर में जितने भी मौतों के आंकड़े आ रहे हैं वो युवाओं के आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता आ रहा सामने कि जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही घातक साबित होगी। लेकिन अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में अभी भी टीकाकरण की कोई भी ऐसी प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है जिससे कि जो कम उम्र के बच्चों को टीका लगाया जा सके, जबकि सरकार ने 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को टीका लगाने की बात कह दी है। और अगर हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर की जनता अधिकांश ग्रामीण जनता है, तो प्रशासन की तरफ से भी कोई जनता को जागरूक करने के लिए कोई अपील नहीं की जा रही है। जबकि प्रशासन के लिए कोई ना कोई इस तरह से उपाय करने चाहिए कि गाँव के प्रधानों द्वारा, नगर पालिकाओं द्वारा या प्रधानों को मुनादी द्वारा कहीं ना कहीं मुनादी करनी चाहिए जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क लगाकर उसका पालन करें। लेकिन जनपद बुलंदशहर की हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर में लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और मास्क लगाने की बात की जा रही है और जो तीसरी लहर आने वाली है उसमें बच्चों के लिए बहुत बड़ी घातक साबित हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन बच्चों को कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा?
जी बिल्कुल, अगर जनपद बुलंदशहर की हम बात करें, जब तक बच्चों के लिए प्रशासन के द्वारा या किसी सरकारी कर्मचारियों के द्वारा या बड़े बुजुर्गों के द्वारा अगर लोग बच्चों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बच्चों के लिए जिस तरह से तीसरी लहर आ रही है आने वाली है, उसमें बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी फैल सकती है। जबकि अगर युवाओं की बात करें, तो युवाओं में जिस तरह से महामारी फैली हुई है, लगातार जनपद बुलंदशहर में युवाओं के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार 10-15 रोज मौत होते जा रही है। जनपद बुलंदशहर की बात करें तो अब तक 141 मौतें हो चुकी हैं, और जितनी भी मौतें हुई हैं वो युवा वर्ग के लोगों की ज्यादा हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि जनपद बुलंदशहर में प्रशासन भी पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए हमें साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा भी कोई ऐसी पहल नहीं की जा रही है जिससे कि लोग जागरूक हो सके गांव गांव। जबकि लोगों अब पहले तो पिछली वर्ष की अपेक्षा जो गांव में सैनिटाइज भी कराया गया था, कस्बों में भी सैनिटाइज किया, लेकिन अब क्या इस तरह की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है कोरोना से बचने के लिए जो सरकार प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई हो। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस वक्त प्रशासन भी लापरवाह बना हुआ है, जबकि इस वक्त जो दूसरी लहर चल रही है बहुत ही घातक साबित हो रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब तो जनपद बुलंदशहर के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि जनपद बुलंदशहर में बेडों की स्थिति पूरी तरह से भरी हुई है, बेड खाली नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन को ये जानते हुए भी कि सब चीजों की कमी आ रही है, महामारी जी फैली है, अनिल, उसके बाद अनिल हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर नजर आ रही है, ऑक्सीजन और बेड की कमी है, तो ऐसे में हम तीसरी लहर के लिए कैसे तैयार रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर जब तक तीसरी लहर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, खुद ही बच्चों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगानी होगी, क्योंकि जनता को भी खुद एक जागरूकता अपने अंदर लानी होगी जिससे कि महामारी से बचा जा सके। लेकिन लोगों को लापरवाही करते हुए हम साफ दिख रहे हैं, लोगों में अभी जागरूकता नहीं है। लोग कोरोना जैसी, अगर देहातों की बात करें तो देहातों में लोग कोरोना को तो मानने को तैयार ही नहीं है। लोगों का अधिकांश देहात में कहना यह है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अधिकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को या बच्चों को द्वारा गांव गांव में मुनादी करानी चाहिए, माइकों द्वारा मंदिरों में मस्जिदों के द्वारा गांव गांव में मुनादी करा आवाज लगवानी चाहिए कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलें। अगर कोई बच्चा घर से बाहर निकले तो जरूरी काम से निकले, मुंह पर मास्क लगा निकले। लेकिन देहात में हम देख सकते हैं, देहात में ज्यादातर लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लगातार लोग देहात में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो शहरों में भी, अगर हम कस्बों की बात करें तो प्रशासन ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरह दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, तो वह एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी दुकानदार के मुंह पर मास्क भी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्रशासन को जानते हुए भी दुकान खोलने की तो अनुमति देती है, लेकिन जो दुकानदार बिना मास्क के जो सौदा सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जो लोग भीड़ एकत्रित कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर अनिल, रहे हैं, हम उनके आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि जो मार्केट में, बाजारों में जो लोग सब्जी बेच रहे हैं तो वो लोग मास्क नहीं लगाए हैं, तो क्या आपने उनसे पूछा है कि वो मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि इतनी बड़ी लहर हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में हावी होती चली जा रही है, जिसका डर और खौफ हमारे पास, हमारे अंदर बना हुआ है, तो ऐसे में वो लोग इतना सजग क्यों नहीं है? हमने लोगों से जैसे किराना की दुकान है, परचूनी वालों से भी बात हुई, और जो सब्जी की दुकान उनसे भी हम लोगों ने बात की, तो लोग कहीं ना कहीं बहाने बनाते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। जब हम लोग कैमरा के सामने तो वो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन बाद में वो मास्क को उतार लेते हैं और वहाँ पब्लिक जो एकत्रित होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी इस कोरोना जैसी महामारी को बढ़ावा देते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। जब तक लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जनपद बुलंदशहर में लोगों को एहतियात बरतना होगा, जबकि जनपद बुलंदशहर का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से सजग दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, हम इस वक्त चौराहे पे मौजूद है जहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ कोई भी पुलिस का कर्मचारी मौजूद नहीं है। तो लगातार जिस तरह बेवजह लोग घूम रहे हैं उनके भी चालान नहीं काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग पुलिस प्रशासन भी लापरवाही करते हुए हमें दिख रहा है, प्रशासन के लोग भी लापरवाही करते, जिस तरह से ये पहाड़सू नगर पालिका भी लोग भी पूरी तरह से आंखों में पट्टी बांधे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से भी कोई भी किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के अधिकारी भी लापरवाही करते हुए साफ दे रहे हैं। जनता तो लापरवाह बनी हुई है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो भी पूरी तरह से लापरवाही जनपद बुलंदशहर बने हुए साफ साफ दिखाई दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है, जब तक जनपद बुलंदशहर के उच्च अधिकारी सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, जो छोटे स्तर के कर्मचारी है वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर डीएम एसएसपी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उपजिला अधिकारी और क्षेत्र अधिकारियों को भी सड़कों पर डोर टू डोर भ्रमण करना होगा। उसके बाद ही कहीं ना कुछ लोगों में जागरूकता फैलेगी, उसके बाद ही तो सख्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक जनपद बुलंदशहर में ऐसी किसी तरह की कोई भी पहल नहीं देख रही जिससे प्रशासन के द्वारा या पुलिस के द्वारा कोई लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा हो, जबकि लोग लगातार लापरवाही अनिल, करते हुए। आपने यहाँ डोर टू डोर जाने की बात कही है कि डोर टू डोर लोग जाएंगे, प्रशासनिक अमले के अधिकारी या कर्मचारी तो पता लगाएंगे कि संक्रमण
का जो रेट है, लोग सजग हैं या नहीं हैं, ये ऐसी आपने बात कही। तो अभी जो योगी सरकार है, यूपी की सरकार है, उन्होंने आशा बहुओं को घर घर जाकर ये जानकारी लेने को बताया है कि वो जानकारी लेंगी जाके कि किस तरह से वो घर में लोग किस तरह से संक्रमण को लेकर पालन कर रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आशा बहुओं की सुरक्षा पर भी एक सवाल उठता है कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, जिस तरह से महामारी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आशाओं के लिए निर्देश जो दिए, आशाओं के लिए सबसे पहले तो पीपी किट होनी चाहिए, जिससे कि मान के चलो वो गांव में घर घर जाती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अपनी सुरक्षा जरूरी है। जब तक स्वयं सुरक्षा नहीं होगी तो दूसरे को सुरक्षा किस तरह से दे पाएंगे। इस वजह से आशाओं के लिए भी किसी तरह की अभी तक जनपद बुलेंसर में कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश तो जारी कर देते हैं कि आदेशों की अगर जमीनी हकीकत हम बात करें तो वो सीधे सीधे आदेश पूरी तरह से बिल्कुल जीरो पे टॉयलेट पे दिखाई देते हैं। कोई भी आदेश प्रशासन के अधिकारी की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आदेश पूरी तरह से विफल दिखाई दे रहे हैं सरकार के। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी जागरूक होना होगा। और गांव की बात करें तो गांव में जिस तरह से आशा बनी हुई है उनके लिए भी कुछ ऐसी सुरक्षा देनी चाहिए। जो पीपी किट है, उनके लिए हैंड सैनिटाइजर है, ग्लव्स वगैरह है, ये प्रशासन को देने चाहिए, जिससे कि वो गाँव गाँव जाए, घर घर जाए, लोगों को जागरूक करें, जिससे कि महामारी आने वाली जो तीसरी लहर है उससे बच्चों को और बचाया अनिल, जा सके। हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर हम पर हावी होती जा रही है डॉक्टर साहब, तो इस तरह से लोगों को जागरूक करना भी एक बड़ा सवाल है। तो लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसे में हम कैसे तीसरी लहर के लिए तैयार रहेंगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आप लोग जो कर रहे हैं, आपके माध्यम से काफी लोगों में ये जागरूकता फैल रही है और लोगों का सहयोग बढ़ रहा है। लॉकडाउन का भी असर आ रहा है, लेकिन एकदम से 3 हफ्ते पहले से शुरू होता है, उसका एक पीक आता है और वो पीक फिर धीरे धीरे नीचे जाता है। तो इसलिए अब जब इस लॉकडाउन की लोग पालना कर रहे हैं और काफी हम देख रहे हैं जहाँ पे हम रहते हैं गुड़गांव में, वहाँ पे भी पालना हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। तो इसका असर आएगा आने वाले हफ्ते 10 दिन में। और जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तीसरी लहर आने वाली है और ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार बच्चों पर ये हावी होगी, बच्चों के लिए खतरा बताया जा रहा है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, तीसरी लहर तो एक ऑफेंस है डिफेंस के अगेंस्ट, क्योंकि दूसरी लहर हम सबको बड़ा आश्चर्य कर दिया दूसरी लहर में, और एकदम से हमारा सिस्टम ओवरवेल्म हो गया और सब लोगों को ऐसा लगा कि शायद नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा आगाह करने के लिए लोगों को कि अगर ये संक्रमण कम भी हो जाता है अगले 2-3 हफ्तों में, तो अपना जो हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं उसको नहीं त्यागे, जिस तरह से जनवरी फरवरी में हम सब ने त्याग दिया था। तो इसका उद्देश्य मानिए। तीसरी लहर कब आएगी, अभी तो दूसरी से निजात मिले फिर हम तीसरी की बात कर सकते हैं। और जहां तक बच्चों का प्रश्न है, तो अगर हम टीकाकरण अभियान में तेजी लाएंगे और जो भी बच्चे माता पिता हैं वैक्सीनेशन हो जाएगा, स्कूल में टीचर्स को हो जाएगा, तो बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे उससे। और बाकी आने वाले समय में बच्चों पे भी अब ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का, तो मैं समझता हूँ अक्टूबर नवंबर तक ये भी आ जाएगा कि भाई बच्चों को भी ये टीका दिया जा सकता है, तो बच्चों को भी टीकाकरण होना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, इसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पे क्या हम ये देख सकते हैं कि बच्चे पे जो वैक्सीनेशन किया जाएगा तो क्या इस पर रोक लगेगी, या ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए ही होगा कि आंकड़े बढ़ते जाएंगे, वैक्सीनेशन चालू रहेगा? नहीं, वो तो वैक्सीनेशन तो चालू रहना ही है, क्योंकि आपको जो लंबे लॉन्ग टर्म जो आपको कंट्रोल होगा वो वैक्सीन से ही होगा। लॉकडाउन तो इसका इमीडिएट सॉल्यूशन है कि इसको संक्रमण की गति को रोकेगा और जो रोगी हैं अस्पताल में आने वालों की संख्या कम होगी। और इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो इसका वो है उपाय है, वो केवल टीकाकरण है। टीकाकरण जितना बढ़ता जाएगा उतना ही संक्रमण से लोगों को
सुरक्षा मिलती जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जब टीकाकरण के दायरे में आ जाएगी तो जैसे बाकी देशों में हो रहा है, विकसित देशों में, वैसे ही हमारे यहाँ भी शुरू होगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो इवन 60 करोड़ 70 करोड़ तक पहुंचने में भी हमें दिसंबर जनवरी आ जाएगा। और इसीलिए हम लोग कम से कम एडल्ट्स को तो कर दें पूरा, जिससे जो घर में वो जाएं तो बच्चे सुरक्षित रहें और लोग उनके घर में हैं वो सुरक्षित रहें। तो मैं समझता हूं कि अगर हम सारे वयस्कों को भी शामिल कर लेते हैं टीकाकरण के दायरे में तो बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे इनडायरेक्टली, और फिर आगे आने वाले समय में बच्चों को भी उपलब्ध कराया जाएगा टीका। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब तक कि वो धरातल पर टीकाकरण नहीं आ जाता बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के हों या शहर के, दोनों ही क्षेत्रों में बच्चों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स किस तरह की हिदायतें बरतें और बच्चों को वो प्रिकॉशंस भी उन पर लागू करें? बिल्कुल, जो बचाव के उपाय हम लोग कर रहे हैं वही बच्चों को भी करने हैं। और बच्चों को भी अभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो संक्रमण फैलता है बच्चों में, और हमने पहले भी देखा है, पिछले वेव जब हुई थी और स्कूल कॉलेज खुल गए थे तो एकदम से नंबर आ गया था बच्चों का, तो ये भी हमने देखा। तो इसलिए अभी स्कूल कॉलेजेस बंद रखने पड़ेंगे, घर में रहेंगे बच्चे तो संक्रमण कम उनमें होगा, कम फैलेंगे, कम फैलाएंगे। तो अभी तो सब जगह एग्जाम भी वो हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं और स्कूल्स भी बंद हैं। तो मैं समझता हूँ ये वेव निकल जाने के साथ साथ टीकाकरण अभियान को हमें बहुत गति देनी पड़ेगी। तो जितने टीके हमारे पास उपलब्ध हैं, कम से कम उतने टीके तो हम लगाएं। 7 करोड़ मान लीजिए हैं, दोनों वैक्सीन मिला के, सीरम इंस्टीट्यूट की और भारत बायोटेक की। मई में 7 करोड़ का लक्ष्य रखें, जून में 7 करोड़ का लक्ष्य रखें, और जुलाई से वही 8 करोड़ 9 करोड़ महीने का अगर हम टीकाकरण कर लेंगे तो आने वाले 6 महीनों में काफी लोगों को हम टीके दे पाएंगे, और उससे हमें जनवरी 22 तक काफी इसको संक्रमण की गति को रोकने में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, हमसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि वो वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं, उनमें ये मिथ भी बोल सकते हैं कि उनके अंदर ये मिथ है, या वो उसको अपने तरफ से विश्वास भी बना के रखे हुए हैं कि वैक्सीन लगाने से मौत का आंकड़ा बढ़ता है, इसलिए वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। तो ऐसे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये इतना डर नहीं है, मैं समझता हूँ इतना डर नहीं है लोगों में। वैक्सीन उपलब्ध होगी तो लोग लगवाएंगे, और लोगों ने लगवाई है। देखिए 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवा ली है वैक्सीन अब तक भारत में। दुनिया की हम देख लें तो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, अपना टीकाकरण करा लिया है। भारत में भी एक बार वैक्सीन उपलब्धता बढ़ जाएगी तो इसका लोगों को लगवाने का संख्या भी बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे जब देखेंगे अपने आस पड़ोस के लोगों को, और आप लोगों के माध्यम से जो ये जा रहा है जानकारी, इसको भी देखेंगे, अखबारों में भी पढ़ेंगे, तो लोगों में भरोसा आएगा। और जब संक्रमण कम होगा टीके के बाद तो लोगों में और भरोसा जागेगा। तो ये काम तो हम लोगों का है, सबका है, आपका भी है, हमारा भी है और सरकार का भी है, कि जितनी अधिक से अधिक जानकारी रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जाए तो उतना अच्छा होगा, और उससे लोगों में भरोसा पैदा होगा। और अब आने वाले समय में वैक्सीन की जो गुणवत्ता है वो भी मुझे लगता है और अच्छी होगी, और कुछ ज्यादा वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है अगले 3-4 महीनों में हमारी स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाएगी। जी डॉक्टर MC मिश्रा जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल मेड़ा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये खबर बता रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, और ऐसे में तीसरी लहर और भी ज़्यादा भयावह है। इसके लिए कैसे क्या तैयारियां की गई हैं, ये धरातल पर देखा जा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया।